नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका पुनः स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमारी राजस्थान की जो ज्योग्राफी की क्लासें चल रही थी, अब उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो कल का हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, आज हम उनके बारे में जानेंगे। कल हमने भौतिक प्रदेशों के बारे में जाना था, जिसमें से सबसे अधिक मरुस्थल, उसके बाद में अरावली, इन दोनों को हमने पूर्णतः विस्तार से पढ़ लिया और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने सभी याद किए। कल मैंने अरावली को पढ़ाते हुए एक दो चोटियाँ थीं, मोरमजी और टोटगढ़, उसमें किलोमीटर का यूज़ कर लिया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। वो मीटर में, हालांकि मैंने कंटेंट में लिख मीटर रखा है, लिख मीटर रहा है, लेकिन बोलने में थोड़ी सी मानवीय त्रुटियाँ हो जाती हैं, तो उसमें मैंने किलोमीटर बोल दिया था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अभी तक हमने हमारे जो भौतिक प्रदेश थे उनके बारे में अध्ययन किया था। आज जो हमारे बाकी के बचे हुए भौतिक प्रदेश हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल का हमारा टॉपिक था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, आप इनका पूर्णतः आनंद ले रहे होंगे, आप नोट्स बना रहे होंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हो। कल हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ा था। राजस्थान को भौतिक विभागों के आधार पर कितने भागों में बांटा था, तो हमने इसके बारे में जान लिया था। 4 भागों में बांटा था। पहला बांटा था मरुस्थल, दूसरा पढ़ा था हमने अरावली। तीसरा हमने पढ़ा था मैदान, पढ़ा नहीं था, ये 2 टॉपिक पढ़े थे हमने, और चौथा था हमारा पठार। राजस्थान में 4 तरीके के भौतिक प्रदेश आपको देखने को मिलते हैं: मरुस्थल, अरावली, मैदान और पठार। हम इन 2 पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आपको वो लेक्चर समझ में आया होगा। हालांकि मैं पुनः चारों को कंबाइंड करके आपको फिर से पुनः बता दूंगा। तो अभी तक हमने 2 का अध्ययन कर लिया, जिसमें से 61.11% क्षेत्रफल रखता है, 40% जनसंख्या रखता है। यहाँ पर जलवायु कौन सी पाई जाती है? शुष्क और अर्ध शुष्क। जिलों की संख्याओं की बात की जाती है तो इसके अंदर कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं। मिट्टी की बात की जाती है तो रेतीली या जो बलुई मिट्टी होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? रेगिस्तान के अंदर पाई जाती है। फिर हमने मरुस्थल को पुनः 2 भागों में डिवाइड किया था। पहला शुष्क मरुस्थल, दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल। फिर हमने शुष्क मरुस्थल को 2 पार्टों में फिर डिवाइड किया था। पहला किया था हमने बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। जिनमें बालू का स्तूप नहीं पाए जाते वो तो मुक्त होते हैं और जिनमें पाए जाते हैं वो युक्त होते हैं। ये हमने मरुस्थल में सबसे पहले अर्धशुष्क मरुस्थल को 2 पार्टों में डिवाइड किया था, शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क के बारे में हमने जाना था, इनका विस्तार 3 जिले में, पोखरण में जो कि जैसलमेर में, फलोदी जोधपुर में, और इसके बारे में हमने जान लिया था। एक और था बालोतरा बाड़मेर के अंदर। उसके बाद में हमने अर्धशुष्क को फिर पुनः हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया था। अर्धशुष्क को 4 भागों में डिवाइड किया था हमने। पहला सबसे उत्तर से आते हैं तो हमने किस में किया था? घग्गर बैसीन में। इसके बाद में हम थोड़ा सा नीचे आए तो शेखावाटी अंतःप्रवाही क्षेत्र को पढ़ा था। उसके बाद में थोड़ा सा और नीचे आए तो नागौर उच्च भूमि के बारे में जाना था। नागौर उच्च भूमि। उसके बाद में थोड़ा सा और नीचे आए तो हमने लूणी प्रदेश के बारे में पढ़ा था।
घग्गर बेसिन, गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र, शेखावाटी, चुरू, सीकर, झुंझुनू वाला क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि, नागौर से जो अजमेर के मध्य जो भूमि पाई जाती है या जो कुबड़ पट्टी पाई जाती है जिसे हम नागौर उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। फिर पढ़ा था हमने लूनी बेसिन जिसे हम गौड़वार बेसिन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे शुष्क के 2 पार्ट हो गए और फिर अर्ध शुष्क के 4 पार्ट किए थे। इस तरीके से हमने मरुस्थल को पूर्णतः कंप्लीट पढ़ लिया था। उसके बाद में अरावली, अरावली में क्या पढ़ा था? अरावली को हमने अध्ययन की दृष्टि से 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया था। उत्तरी अरावली, उसके बाद में मध्य अरावली, उसके बाद में दक्षिणी अरावली। अरावली, उत्तरी अरावली में हमने पढ़ा था कि जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़, 1055 मीटर। उसके बाद में दक्षिणी अरावली की पढ़ा था हमने गुरु शिखर। ये दक्षिणी अरावली की तो सबसे ऊंची चोटी है ही सही, अगर पूरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो भी कौन सी है? गुरु शिखर, 1722 या 27 मीटर। मध्य अरावली की पढ़ी थी हमने मोरमजी या टॉडगढ़। ये हमने चोटियों के बारे में जाना था, अच्छे तरीके से अध्ययन किया था। अरावली को 3 पार्टों में, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर और गुरु शिखर 1722 मीटर, मोरमजी 873 मीटर। इसके बारे में हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया था। यहाँ तक अभी हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था जो अरावली है वो हिंद महासागर से अंदर ही अंदर चलते आ रही है, यानी जल में समुद्री जल है उसके अंदर विद्यमान है, लेकिन सतही जल पर आती है हमारे खेड़ ब्रह्मा गुजरात से लेकर के जो रायसीना हिल्स दिल्ली है वहां तक इसका विस्तार पाया जाता है। ये तो पूरे भारत के अंदर अरावली का विस्तार पाया जाता है जिसकी 692 किलोमीटर लंबाई है। अगर हमारे राजस्थान के बारे में पूछा जाता है तो राजस्थान में हमारी 550 किलोमीटर, जो कि अपने राजस्थान का पूछते हैं कि प्रवेश कहाँ से करती है तो आबू सिरोही से और खेतड़ी झुंझुनू तक ये जाती है। पूछा जाता है अरावली, अरावली राजस्थान में कितना प्रतिशत रखती है? अरावली का कितना प्रतिशत रखती है? तो ऑप्शन होगा हमारा 80%। राजस्थान है वो अरावली का 80% भाग रखता है। अरावली के महत्व के बारे में जाना था, जल विभाजक रेखा के नाम से जानते हैं। दूसरा पढ़ा था ये मरुस्थल को राजस्थान में प्रसार से रोकती है। अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। यह जल विभाजक रेखा का कार्य करती है क्योंकि यहाँ से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है। 50 सेंटीमीटर के इधर वाले क्षेत्र में, पश्चिम वाले क्षेत्र में बारिश कम होती है, यानी निरंतर कम होती जाती है। तो 50 से 0 तक इधर मरुस्थल में होती है और 50 से लेकर के इधर 120 तक बारिश होती है। अभी तक अरावली के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। यह भी पढ़ा था यहाँ 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया जा रहा है। ये तो था हमने अभी तक पढ़ा था वो। और इसके बाद में ये बालू स्तूपों के बारे में पढ़ा था हमने। बालू स्तूप क्या होते हैं? तो पवन के द्वारा जब रेत को या रेतीली मिट्टी को एक स्थान से ला करके दूसरे स्थान पर जमा कर दिया जाता है और जिन टीलों का निर्माण होता है, ये जो टीले बनते हैं इनको क्या नाम दिया जाता है? बालू का स्तूप नाम दिया जाता है। मैं हालांकि आपको और बाद में इनको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा और रिवाइज करा दूंगा, इससे आपको पुनः रिकॉल हो जाएगा। तो जो बालू का स्तूपों का निर्माण करते हैं, कुछ बालू का स्तूप जो इम्पोर्टेंट थे हमने उनके बारे में जाना था। जैसे बरखान अर्धचंद्राकार आकृति का निर्माण करते हैं, सर्वाधिक गतिशील होते हैं और सर्वाधिक अगर रेगिस्तान को एक स्थान विस्तारित करने का कार्य करते हैं तो वो क्या नाम से जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं बरखान के नाम से। दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैं कल शायद बताना भूल गया होगा या बताया होगा कि रेगिस्तान मार्च किसे कहते हैं? रेगिस्तान मार्च किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान का आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है? रेगिस्तान मार्च के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हमने एक जलपट्टी पढ़ी थी लाठी सीरीज, जो कि पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच में स्थित है, 60 किलोमीटर की है। सरस्वती नदी के अवशेष पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ जो शेवण घास है वो देखने को मिलती है जो गोड़ावन के प्रजनन स्थली के
प्रजनन स्थली के रूप में जानी जाती है। दूसरा नकलिस्तान पड़ा था, जो पानी वाला क्षेत्र होता है या जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी होता है उसकी वजह से वहाँ पर वनस्पति या पेड़ पौधे विकसित हो जाते हैं, उसे नकलिस्तान के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पर हमने गग्गर बैसिन में पढ़ा था कि जी इसका जो पार्ट है उसे हम किस नाम से जानते हैं, नाली या पार्ट के नाम से जानते हैं। और ये हनुमानगढ़ और गंगानगर में विस्तार है इसका। फिर उसके बाद में शेखावाटी, शेखावाटी में हमने जोहड़ पढ़े थे, जो कच्चे कुएं होते हैं उनको शेखावाटी में क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है। फिर पढ़े थे सर, सर यानी कि जो अस्थायी तालाब होते हैं उन्हें सर के नाम से जानते हैं। दूसरा यहाँ पढ़ा था हमने भीड़, जो कि एक घास की प्रजाति है। उसके बाद में हमने नागौर का अध्ययन किया था। नागौर उच्च भूमि में अजमेर और नागौर के मध्य एक बांका पट्टी पाई जाती है। इससे बांका पट्टी पाई जाती है, इसमें लोगों को जो हड्डियां होती हैं वो पानी में फ्लोरेसेंस की मात्रा अधिक होती है और इसका सेवन करने से उनकी हड्डियों का क्षय होता है। उसके बाद में हमने लूनी को पढ़ा था, जिसे गौड़वार बैसिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली में है। इतना हमारा ये शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि अब हमारा मरुस्थल कंप्लीट है। मरुस्थल के बारे में पहले मोटी जानकारी ले ली हमने, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी जलवायु पाई जाती है, कितने जिले शामिल है, कितना क्षेत्रफल रखता है, कितनी जनसंख्या रखता है, ये हमने जान लिया था। उसके बाद में कितने पार्टों में, 2 पार्टों में, शुष्क को फिर पुनः 2 पार्टों में बांटा था, अर्ध शुष्क को पुनः 4 पार्टों में विभाजित किया था। उसके बाद में अरावली जो कि हमारे दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर विद्यमान है, उसके बारे में अध्ययन किया था। अरावली को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया था, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। अब दक्षिण अरावली को तो भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक तो मेवाड़ अरावली उदयपुर वाली और दूसरी आबू पर्वत जो कि सिरोही के अंदर स्थित है, इसमें स्थित किया गया था। इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो वो है जरगा जो कि मेवाड़ के अंदर स्थित है। इतना हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया था। अब हमारे आज के 2 टॉपिक बाकी हैं, एक तो आपका मैदान और दूसरा पठार। तो शुरुआत करते हैं अब हम मैदान और पठार के बारे में। मैदान, ये वाले क्षेत्र हमारे पूर्णतः कवर हैं। हमने मरुस्थल को पढ़ लिया, अर्धशुष्क को पढ़ लिया, अरावली को पढ़ लिया। अब ये मैदान वाले क्षेत्र को हम जानेंगे। इसकी स्थिति देखना चाहो तो हमारे राजस्थान के अंदर ये पूर्व की दिशा में स्थित है, इसलिए इसको पूर्वी मैदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वी मैदान। आज मैदान का हम और दूसरा पठार का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। मैदान जो होते हैं वो कृषि के कार्यों में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर इसकी जो क्षेत्रफल देखा जाता है मैदान का क्षेत्रफल है हमारे पास में 23%। क्षेत्रफल कितना है हमारा? 23%। जनसंख्या की बात की जाती है वहीं तो वह ये जनसंख्या है 39%, यानी 39%। ये क्या है? हमारी पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। ठीक है। अब इसके अंदर जिले कितने पाए जाते हैं? तो जिले पाए जाते हैं हमारे 10। कितने पाए जाते हैं? 10। यहाँ पर पूछा जाता है मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो मिट्टी पाई जाती है हमारी कौन सी? मिट्टी पाई जाती है हमारी जालौड़ या कछारी। कोई सा भी ऑप्शन में आ सकता है। आपसे क्वेश्चन यहीं से पुटअप किया जा सकता है कि पूर्वी मैदान में जनसंख्या कितनी निवास करती है? 39%। क्षेत्रफल कितना है? 23%। जिले कितने आते हैं? 10। मृदा कौन सी पाई जाती है? जालौड़ या कछारी। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो बनता है किसके बारे में? जलवायु के बारे में, कि यहाँ जलवायु कौन सी पाई जाती है? तो यहाँ जलवायु पाई जाती है, जलवायु पहले हमने पढ़ लिया था शुष्क,
अर्ध शुष्क, और इसमें पाई जाती है उपाद्र। अब यहाँ पर आर्द्र, और विस्तृत बाद में और बता दिया जाएगा, जलवायु का जब टॉपिक आएगा तब अच्छी तरीके से। हमने कल ये भी अध्ययन किया था, शुष्क मरुस्थल में 0 से 20 सेंटीमीटर बारिश होती है। इस वाले में 20 से 40 सेंटीमीटर बारिश होती है। अरावली प्रदेश में 40 से लेकर के 60 सेंटीमीटर बारिश होती है। यहाँ से 50 सेंटीमीटर जल रेखा गुजरती है, जो राजस्थान को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। इसके बाद में यहाँ से हमने कल पढ़ा था कि जो 60 से लेकर के 80 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। इस वाले की शुष्क, अर्धशुष्क, शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र और आर्द्र, ये हमने पढ़ लिया। ये जो पूर्वी मैदान था, इसकी जो अगर ऊपर से क्वेश्चन बनाता है तो वो यहाँ से पुटअप कर सकता है। ये तो थी हमारी पूर्वी मैदान की थोड़ी जानकारी, जो मोटी मोटी जानकारी थी वो। अब आगे हम पूर्वी मैदान को पुनः कितने भागों में डिवाइड करते हैं, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन की दृष्टि से जो पूर्वी मैदान है उसे हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं, यानी 3 भागों में बांटते हैं। अब 3 भाग कौन कौन से बांटते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको बता देता हूं मैं, ये हमारा राजस्थान, ये हमारा पूर्वी मैदान वाला क्षेत्र, यहाँ पर थोड़ा सा दक्षिण पूर्वी पठार का क्षेत्र भी आता है, तो इधर से आप इसे मान सकते हो, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, इधर वाला थोड़ा सा एरिया और भी आता है। आज मैप लाना मैं भूल गया, अगली क्लास में बता दूंगा। तो ये मैदान, अब मैदान को भी हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। अब कौन कौन से पार्टों में डिवाइड करते हैं हम उसके बारे में जानेंगे या उनका अध्ययन करेंगे। इस मैदान में सबसे पहले हम दक्षिण से शुरुआत करते हैं। दक्षिण में एक नदी है और ये नदी तो है ही सही, नदी के साथ साथ में जो बागड़ प्रदेश है उसकी गंगा के नाम से भी जानी जाती है। तो नीचे पढ़ेंगे हम माही का मैदान, ये हमारा हो गया पहला भाग। दूसरा हम पढ़ेंगे चंबल का मैदान, ये हमारा दूसरा भाग। तीसरा पढ़ेंगे हम बनास या बाणगंगा, बनास का मैदान या बाणगंगा का मैदान आप लिख सकते हैं, और बाणगंगा का मैदान। तो हम अध्ययन की दृष्टि से जो मैदान है उसको 3 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला माही का मैदान, दूसरा चंबल का मैदान, तीसरा बनास या बाणगंगा का मैदान। तो हम इस मैदान का भी अब अच्छे से विश्लेषण करने जा रहे हैं। अब एक एक मैदान पर बहुत ही गहन अध्ययन किया जाएगा और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया जाएगा। तो शुरू करते हैं अपन माही के मैदान के साथ में। माही के मैदान को आपको याद रखना है, ये हमारे राजस्थान की उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। तो हमारा जो दक्षिणी राजस्थान है वहाँ से एक नदी गुजरती है, ये दक्षिण से ही प्रवेश करती है और पुनः दक्षिण में ही चली जाती है। अब इसको आप देखो तो ये यू आकार का निर्माण कर रही है। कौन सा निर्माण कर रही है? यू आकार का निर्माण कर रही है, इसलिए यू आकार की नदी भी कहा जाता है। अब यहाँ से एक और आपको स्थिति विस्तार में पढ़ा दिया था मैंने, यहाँ पर 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। अब ये 23.5 डिग्री को भी 2 बार काटती है। पहली बार यहाँ से प्रवेश किया, पुनः घूमती हुई पुनः नीचे, ये एक बार यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पर, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब ये कौन कौन से जिलों में बहती है? तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, और ये तीनों का जो क्षेत्र है वो बागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कंफ्यूज
नहीं होना, ये है बागड़ प्रदेश और एक है बांगर प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? बांगर, यानी शेखावाटी वाला जो क्षेत्र है उसे बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और जो दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला, इसे हम किस नाम से जानते हैं? बागड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। माही नदी के बारे में पढ़ा, दक्षिण से प्रवेश करती है, पुनः दक्षिण में जाती है। इसके बाद में जो ये 3 जिलों में विस्तार है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यू आकार की है, इसे बागड़ की गंगा कहा जाता है या कांटल की गंगा कहा जाता है। चलो और विस्तृत में हम अध्ययन करते हैं किसका? माही के मैदान का। ये हमारी माही नदी, माही नदी आ गई। ये दक्षिण से प्रवेश किया, ये हमारा दक्षिण है, और दक्षिण से प्रवेश करने के बाद में पुनः दक्षिण में चली जाती है। हालांकि अभी इसकी उत्पत्ति के बारे में, कौन सी परियोजना इस परिस्थिति है, हम उनके बारे में अध्ययन नहीं कर रहे हैं। नदियों वाले टॉपिक में उसको बेहतर जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस टॉपिक को लेते हैं तो टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है और समय भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से इसको हम नदियों वाले में अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। अभी फिलहाल जो मैदान है हम उसके बारे में जान लेते हैं। दक्षिण से प्रवेश किया, दक्षिण में वापस यू आकार की बागड़, ये पूरा प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? बागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब इसमें बागड़ प्रदेश में हमने पढ़ लिया था जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है उसे हम किस नाम से जानते हैं? छप्पन का मैदान। किसका मैदान? छप्पन का मैदान। जो हमारे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ यानी बीपी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। और प्रॉपरली प्रतापगढ़ में कांठल का मैदान भी स्थित है, जो कि कांठल प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। अब ये हमारा राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, माही नदी के बारे में, माही का मैदान के बारे में हमने थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ली। अब इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है, किसका उत्पादन किया जाता है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर पाई जाती है लाल चिकनी मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अगर मिट्टी के बारे में पूछता है कि जो माही का मैदान है या दक्षिणी प्रदेश है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है? हमारी लाल चिकनी मिट्टी। अब जो लाल चिकनी मिट्टी है, चलो अच्छा ये लिख रहा है, लाल चिकनी मिट्टी है, ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मक्के के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ मक्के का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में कई बार पूछा भी गया है, मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो दक्षिणी राजस्थान। मक्का उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है? लाल चिकनी मिट्टी है, रेड लोमी सॉइल। ये हमारे यहाँ मिट्टी पाई जाती है और मक्के का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता है, जो इसके किनारे का जो मैदान है उसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। ये तो था हमारे माही का मैदान। माही के मैदान के बारे में हमने पढ़ लिया। माही मैदान, माही जो नदी है दक्षिण से प्रवेश करती है, पुनः दक्षिण में जाती है, 23 डिग्री 30 मिनट जो कर्क रेखा उसे 2 बार काटती है। उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। ये छप्पन का मैदान का निर्माण करती है। इसमें लाल चिकनी मृदा पाई जाती है जो कि मक्का के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद में ये जाना था यहाँ मक्के का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। अब मक्के की कभी कभी किस्में पूछ लेता है कि मक्के की किस्में कौन सी हैं। हालांकि हम इसको फसलों के टॉपिक में अच्छे से पढ़ लेंगे, कृषि में जब पढ़ेंगे तब हम अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर भी पूछ लेता है तो माही कंचन और माही धवल, ये 2 महत्वपूर्ण किस्में हैं। अब इसको पूछने के पीछे भी उसका कारण है, क्योंकि एक धान होती है, धान की भी किस्में सेम होती हैं। धान की किस्म होती है माही सुगंधा।
तो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, क्योंकि इसमें भी माही और उसमें भी माही, माही माही कॉमन है। अब इतना याद रखना है, कंचन और धवल ये मक्के की किस्में हैं, और जो सुगंधा है माही सुगंधा धान की किस्म है। अब याद भी नहीं रहता है कभी, तो ये दो तो याद रह जाएंगे। आप इसको याद रख लो सुगंधा को, कि जो चावल होते हैं धान से क्या बनाए जाते हैं, चावल, और जो चावल होते हैं चावलों में से खुशबू अच्छी आती है, तो खुशबू से याद रख लेना सुगंध, सुगंध है जो चावलों में वो अच्छी आती है, इसीलिए धान की जो किस्म है कौन सी है, माही सुगंधा। आपको अच्छे से और लिख देता हूं, माही सुगंधा ये किसकी किस्म है, ये हमारी धान की किस्म है। और जो मक्की की किस्म है कौन सी है, माही कंचन और माही धवल। यहाँ तक क्लियर है। 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का, प्रतापगढ़ में कांटल के मैदान के नाम से जाना जाता है, और ये हमारे माही का मैदान था। हमारा पहला मैदान कंप्लीट होता है। उसके बाद में सेकंड मैदान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेकंड मैदान के बारे में वही है, यहाँ पे सेकंड मैदान पढ़ते हैं हम, बनास का मैदान, बनास का मैदान। बनास का मैदान, बनास से अभी जो हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था वो था, उन्होंने बनास की जगह नाम दे दिया था वर्णासा। क्या नाम दे दिया था, वर्णासा। वर्णासा किस नदी को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है वर्णासा, बनास को। इसे बन की आशा भी कहा जाता है। और बैसे बनास, बैसे बन की आशा, बैसे वर्णासा, बैसे बजरी, बजरी के लिए प्रसिद्ध है, बैसे भूरी, भूरी मिट्टी पाई जाती है। इतना याद रखना, बनास वर्णासा, बन की आशा, बैसे बजरी, बैसे भूरी मिट्टी। यहाँ पर याद रखना बजरी के लिए प्रसिद्ध है, भूरी मिट्टी पाई जाती है, बन की आशा कहा जाता है, वर्णासा कहा जाता है। अब बनास का जो मैदान है उसे भी हम पुनः दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक तो उत्तरी और दूसरा दक्षिणी। उत्तरी भाग को मालपुरा करौली का मैदान कहा जाता है। ये जो वाला क्षेत्र है उसे मालपुरा करौली का क्षेत्र या मालपुरा करौली का मैदान कहा जाता है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो याद रखना हमारे पास क्या है, माल कैसे खाएंगे हम, एटीएम से। किससे, एटीएम से। जब हमारे जेब में पैसे होंगे तभी हम क्या करेंगे, माल खाएंगे। तो माल के लिए क्या चाहिए, पहले पैसा, और पैसा किस में, हमारा एटीएम में। ए से अजमेर, ए से अजमेर, टी से टोंक, टी से टोंक, और एमएस से सवाई माधोपुर। याद रखना माल कब खाएंगे हम, जब हमारे पास एटीएम होगा। तो याद रखना अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर वाला जो क्षेत्र है या जो बेल्ट है उसे हम मालपुरा करौली के मैदान के नाम से जानते हैं। उसके बाद में दूसरा दक्षिणी मैदान को हम मेवाड़ मैदान के नाम से जानते हैं। और मेवाड़ में हमें पता है 3 जिले, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा। जो मेवाड़ मैदान है उसमें कौन कौन से आते हैं हमारे, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। तो कौन कौन से आएंगे हमारे, आरसीबी, ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नहीं है फिलहाल, कोई नहीं। तो आरसीबी बाहर हो गई, हाँ आरसीबी बाहर हो गई। तो ये जो क्षेत्र है मेवाड़ का मैदान उसमें 3 जिले आते हैं, कौन कौन से, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। यहाँ तक क्लियर। बनास को 2 भागों में डिवाइड किया था, मालपुरा करौली का मैदान, माल कब खाएंगे, जब हमारे पास में एटीएम होगा। ए से अजमेर, टी से टोंक, एमएस से सवाई माधोपुर। उसके बाद में दक्षिणी के बारे में पढ़ा था, हम उसे मेवाड़ मैदान के नाम से जाते हैं। इसमें आरसीबी, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा का क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। ये तो था हमारे बनास का मैदान। आगे बचता है हमारा चंबल का मैदान। जो हाड़ौती प्रदेश है वो चंबल का मैदान। चंबल जानापाव महू की मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से आती है और ये हमारे राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़ से प्रवेश करती है। इस पर 4 बांध बंधे हुए हैं। हालांकि हम उसको नदियों के बारे में बहुत विस्तृत अध्ययन करेंगे, फिलहाल इतना याद रख लेना आप। तो
कि जो चंबल का मैदान है, चंबल का मैदान है, चंबल के मैदान को किस नाम से और जाना जाता है? बीहड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दूसरा, जो चंबल नदी है वो एक ऐसी नदी है जो सर्वाधिक उत्खात करती है, यानी वेडलैंड का निर्माण करती है। कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। इस जो चंबल का क्षेत्र है उसे डांग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। जो चंबल का क्षेत्र है उसे हम क्या नाम से जानते हैं? डांग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। वेडलैंड का निर्माण करती है, यानी उत्खात भूमि का निर्माण करती है। यहाँ पर जो चंबल का मैदान है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उसमें पाई जाती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, या कपासी मिट्टी भी बोल सकते हैं। जालौर मिट्टी भी, जालौर नहीं पाई जाएगी इसके अंदर। काली या कपासी मिट्टी पाई जाती है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी, अगर पूछा जाता है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी, तो कौन सी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी चंबल के मैदान में पाई जाती है, बीहड़ प्रदेश कहा जाता है, डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी वेडलैंड का निर्माण करती है, उत्खात भूमि का निर्माण करती है, जिसे हम अपनालिका अपर्दन कहते हैं। जैसे ये नदी यहाँ से आई, ये नदी है हमारी चंबल, ये नालियों का निर्माण कर दे, कभी इस दिशा में, कभी यहाँ से इस दिशा में, तो ये नालिका अपर्दन करती है। कौन सी? चंबल नदी। ये जो चंबल के मैदान है उसमें नालिका अपर्दन भी देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एक सेकंड। अभी तक हमने तीनों क्षेत्रों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। ये तो था हमारा मैदान। पुनः रिवाइज, मैदान को हमने मैदान में 23% जो क्षेत्रफल है वो पाया जाता है, 39% जनसंख्या है, 10 जिले आते हैं, और यहाँ पर जो मिट्टी है जालौन मिट्टी पाई जाती है। इसमें हम 3 क्षेत्र हैं, यानी इसको 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला माही का मैदान, चंबल का मैदान और बनास का मैदान। माही का मैदान दक्षिणी बागड़ प्रदेश में है। इसमें बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है जो मक्का के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मक्का की 2 किस्मों के बारे में भी पढ़ लिया था, माही कंचन और माही धवल। वहीं एक जानकारी ली थी हमने धान की किस्म के बारे में, माही सुगंधा। उसके बाद में हमने पढ़ा था बनास या बाणगंगा का मैदान। वैसे बनास, वैसे बाणगंगा। वैसे बजरी के लिए प्रसिद्ध, वैसे भूरी मिट्टी, और वैसे बनकी आशा, और वैसे वर्णाशा। तो बनास के बारे में पढ़ लिया था। बनास के बारे में 2 क्षेत्र पढ़े थे हमने। एक तो कौन सा वाला पढ़ा था? मालपुरा करौली का। माल कब खाएंगे? जब हमारे पास एटीएम होगा, और यानी पैसे होंगे, और पैसे किसमें? हमारे एटीएम में। तो एटीएम्स अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। उसके बाद में हमने मेवाड़ मैदान पढ़ा था। मेवाड़ मैदान में हमारी आरसीबी बार, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, जिसके बारे में हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया था। अब उसके बाद में चंबल को बीहड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और अपनालिका अपर्दन मैदान अपनालिका अपर्दन का निर्माण करती है। और वहीं पर हमने ये और जान लिया था कि उसके अंदर जो मिट्टी पाई जाती है वो काली या जालौन मृदा पाई जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। ये तो था हमारा मैदान। अब इसके बाद है हमारा पठार। हाड़ौती का पठार बोल देते हैं, सिर्फ पठार के नाम से जानते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में स्थित है तो इस वजह से इसे हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। अब हाड़ौती के पठार में वही सबसे पहली जानकारी, हाड़ौती के पठार में सबसे पहली जानकारी क्या? क्षेत्रफल कितना है? तो 6.89%, 6.89%, यानी कि 7% के समथिंग। यहाँ पर जनसंख्या कितनी पाई जाती है? 6 से 7%, यानी कि 7% जनसंख्या, 6.89% क्षेत्रफल, लिख सकते हो आप क्षेत्रफल, और ये जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पर वैसे हाड़ौती के 4 जिले और 3 जिले और आते हैं हमारे, जो मेवाड़ के होते हैं, जिनमें हमारे कौन कौन से आते हैं? एक तो दक्षिण में चलते हैं हम, चित्तौड़गढ़ का और प्रतापगढ़ का और
भीलवाड़ा का क्षेत्र इसके अंदर आता है। तो ये हमने 7 जिले आते हैं, इसके अंदर कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। क्षेत्रफल 6.89%, जनसंख्या 7%, जिलों की संख्या 7। मृदा पूछी जाती है तो काली मृदा। ठीक है, ये तो था हमारी थोड़ी सी जानकारी। अब इसके बाद में हाड़ौती के पठार को भी पढ़ना है। हाड़ौती के पठार को पढ़ना है तो इसको फिर कितने भागों में बांट देते हैं? हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो दक्कन का पठार और दूसरा विंध्यन कगार प्रदेश के नाम से। दक्कन के पठार को हम मालवा पठार के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो इधर मध्य प्रदेश के साथ में थोड़ा सा टच रहता है। मालवा प्रदेश के अंदर झालावाड़ और प्रतापगढ़ का क्षेत्र आता है। पूछा भी जाता है मालवा क्षेत्र में कौन से जिले सम्मिलित हैं, तो प्रतापगढ़ या झालावाड़ आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में जो हमारा ये हाड़ौती का पठार था या जो पठार था उसका निर्माण कैसे हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था ज्वालामुखी बेसाल्ट से। ज्वालामुखी बेसाल्ट से निर्माण हुआ था और ये चट्टान के रूप में स्थित हो गया। इसे हम दक्षिण पूर्वी पठार के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्स GBF ग्रेट बाउंड्री और फॉल्स, यानी कि महान सीमा भ्रांत क्षेत्र भी पाया जाता है, जो हमें सवाई माधोपुर, कोटा सवाई माधोपुर के बीच देखने को मिल जाता है। महान सीमा भ्रांत, ग्रेट बाउंड्री फॉल्स। इसके बाद में हमने मालवा प्रदेश में पढ़ लिया। मालवा प्रदेश में झालावाड़ और प्रतापगढ़ को सम्मिलित किया जाता है। ऊपरमाल का पठार कहाँ पर है? बिजोलिया में। बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच। याद रखना ऊपर बीबी, क्या रखना? ऊपर बीबी। हालांकि ये ट्रिकें थोड़ी सी सही नहीं होती हैं पर फिर भी ठीक है, जहाँ अच्छी सी लगती हैं तो थोड़ा सा यूज़ कर लिया करो। तो ऊपर बीबी, ऊ से ऊपरमाल और बी से बिजोलिया, बी से भैंसरोडगढ़, यानी कि बिजोलिया से जो भैंसरोडगढ़ का क्षेत्र है उसमें यह स्थित है। और बिजोलिया किस में है? बिजोलिया है भीलवाड़ा में। हालांकि बिजोलिया के बारे में आपने किसान आंदोलन को पढ़ा होगा, जो कि 1897 से 1941 के मध्य चला था। यह राजस्थान का सर्वप्रथम क्या बोलते हैं अहिंसात्मक आंदोलन था। इसको विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंचबोर्ड की भी स्थापना की थी। वहां से भी आप ऊपरमाल के पठार को याद रख सकते हैं कि बिजोलिया के अंदर स्थित है। विजय सिंह पथिक जो कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, जिनका नाम भूप सिंह था, उन्होंने छद्म रूप बना करके यहाँ पर अपना नाम विजय सिंह पथिक रख लिया था। उन्होंने इस आंदोलन को एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसको शुरू करने का श्रेय सीता साधु रामदास को जाता है, जिन्होंने जो वहाँ के 2 उनके साथ में और थे, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल एक बार यहाँ पर थोड़ी सी बैठक होती है। बैठक में जब पहुँचते हैं तब वहाँ पर लोगों की समस्याओं के बारे में सुनते हैं, तो वो अपनी बात को लेकर के वहाँ के शासक के पास में पहुँचते हैं, पृथ्वी सिंह के पास में। पृथ्वी सिंह ने वहाँ जांच के लिए एक व्यक्ति भेजा था, हामिद हुसैन आता है, कागजों में कार्रवाई करके वापस चला जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। और नानजी ठाकरी पटेल को फिर से जो उसके बाद में जो वहाँ का जागीरदार होता है, जागीरदार पृथ्वी सिंह जो उन पर थोड़ी सी कठिन कार्रवाई करता है। उसके बाद में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके नाम पर जागीरदार आता है कृष्ण सिंह ने पहले से वहाँ पर 84 प्रकार के कर लगे हुए थे और एक और नया कर लगा दिया था, चमरी कर को लगा दे। शादी जो लड़कियों की शादी होती है उस पर 5 रुपये का कर छोड़ो, ये हिस्ट्री की बात है तो हिस्ट्री में छोड़ो। आप तो याद रखना ऊपरमाल का पठार बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच स्थित है। बिजोलिया भीलवाड़ा में है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है जिसका निर्माण भैंसा शाह ने करवाया था। भैंसा शाह ने करवाया था। ये व्यापारी था। कौन था? व्यापारी था। और जो हमारे कर्नल टॉड आए थे उनसे पूछा गया था कि अगर तुम्हें राजस्थान में कोई सी चीज़ चाहिए तो आप कहाँ जाके रहोगे? तो उन्होंने कहा था कि मुझे भैंसरोडगढ़ का जो दुर्ग है मैं उसमें रहना चाहूँगा। तो याद रखना बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य स्थित है ऊपरमाल का पठार।
यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हाड़ौती के पठार को दो प्रदेशों में बांटा, दक्कन का पठार और विंध्यन कगार। पठार का निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से। मालवा प्रदेश में झालावाड़ प्रतापगढ़ का क्षेत्र आता है। ऊपर माल का पठार भजौलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य स्थित है, यानी ऊपर बीवी है तो कोई नहीं जाएगा, नहीं तो बेलन खा के आएगा। ठीक है। अब वो तो थे हमारे दो मुख्य प्रदेश। कौन से प्रदेश थे? दो मुख्य प्रदेश। जो पठार था हम उसको मुख्य प्रदेश, दो प्रदेश और 3 गौण प्रदेशों में बांटते हैं। 3 गौण प्रदेश यानी उपक्षेत्र। तो हमने 2 के बारे में पढ़ लिया। तीसरे के बारे में हम पढ़ेंगे। गौण प्रदेश में प्रदेश में क्या है? पहला है हमारा अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ 2 जगह देखने को मिलेंगी। एक तो बूंदी की पहाड़ियाँ, बूंदी हिल्स, दूसरा मुकंदरा हिल्स। मुकंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ के मध्य स्थित है। दूसरा सावाद उच्च भूमि, जो 12 में है, सावाद उच्च भूमि, वहाँ पर दूसरा क्षेत्र। पहला अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ बूंदी और मुकंदरा हिल्स। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में 2 को डिवाइड कर देते हैं, बूंदी और मुकंदरा को। दूसरा पार्ट है सावाद उच्च भूमि। तीसरा है गंगधर क्षेत्र, जो कि झालावाड़ के अंदर स्थित है। ये 3 पार्टों में डिवाइड किया गया था। यानी अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ 2 स्थानों पर, बूंदी और मुकंदरा हिल्स की। मुकंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ के अंदर स्थित है और सावाद उच्च भूमि जो कि हमारे 12 के अंदर स्थित है। तीसरा गंगधर क्षेत्र जो झालावाड़ के अंदर स्थित है। ये हमारे 3 गौण प्रदेश भी हो गए, 2 मुख्य प्रदेश हो गए। हमने मैदान के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया और पठार के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया। अब इनको कंबाइंड को ओवरऑल देखा जाता है तो आप देख सकते हैं मरुस्थल 11.11%, जनसंख्या 40, जिले 12, मिट्टी रेतीली या बलुई, जलवायु शुष्क अर्धशुष्क। अरावली 9% क्षेत्र में, जनसंख्या 10% में, जिले 7, मिट्टी बनिए और जलवायु उपाद्र। मैदान 23% क्षेत्रफल है, 39% जनसंख्या है, जिले 10 आते हैं, मिट्टी जालौड़ या कचारी पाई जाती है, जलवायु आर्द्र पाई जाती है। पठार जिसे हाड़ौती के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, 6.89% क्षेत्रफल है, 7% जनसंख्या है, 7 जिले इसके अंदर आते हैं। काली कपासी मिट्टी पाई जाती है जो कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे अति आर्द्र पाई जाती है। आप इस पर देखना चाहो तो शुष्क में 0 से 20 सेंटीमीटर, अर्धशुष्क में 20 से 40 सेंटीमीटर, उपाद्र में 40 से 60 सेंटीमीटर और इसमें 60 से 80 सेंटीमीटर। और यहाँ पर लिखना चाहो तो आप 80 से 120 सेंटीमीटर। सिर्फ आपको याद रखना है, सभी में 20-20 ऐड करते जाना है। सिर्फ यहाँ पे आके आपको 40 ऐड करना है। तो आज हमने इन भौतिक प्रदेशों के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया। वैसे टाइम ज़्यादा हो गया तो इस वजह से ठीक है, फिर पहले भी मैं रिवीजन करा चुका हूँ, फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मैं 2 मिनट के अंदर और रिवीजन करा देता हूँ। ये हमारा राजस्थान है, राजस्थान में शुष्क और ये अर्धशुष्क, ये अरावली, ये पूर्वी मैदान, ये पठार। क्या? पठार। ये मैदान के नाम से जाने जाते हैं, ये अरावली के नाम से जाना जाता है। और ये हमारा शुष्क मरुस्थल, ये अर्धशुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल। यह जो क्षेत्र है पूरा 61.11% इस क्षेत्रफल है, 40% जनसंख्या रखता है। यहाँ पर से एक और क्वेश्चन मुझे याद आया यहाँ से कि अब यहाँ पर पूछा जाता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस प्रदेश में पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस प्रदेश में पाया जाता है? वो पाया जाता है हमारे मैदानी प्रदेश में। मैदानी प्रदेश में कैसे पाया जाएगा? यहाँ तो जनसंख्या 39% है और जबकि सर यहाँ तो 40% है। तो फिर आपको देखना है कि यहाँ पर कितना क्षेत्रफल है, 61, और यहाँ पर 23। तो 23% पर कितनी जनसंख्या है? 39, और यहाँ 61% क्षेत्रफल पर 40% जनसंख्या। ये हमारा 2/3 हिस्सा रखता है सिर्फ अकेला मरुस्थल, यानी कि अपने आधे से भी ज़्यादा क्षेत्र अपने पास रखता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? हमारा मैदानों में। ये याद रखना। उसके बाद में हमने शुष्क के बारे में पढ़ा था। शुष्क को 2 भागों में हमने बांटा था।
दो भागों में बांटा था। पहला बांटा था बालू का स्तूप मुक्त, दूसरा बालू का स्तूप युक्त। इसके बारे में पढ़ा था। यहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, यहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू के स्तूपों के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। अगर आपको और अच्छे से जानना है तो आप पिछली कक्षा जो पिछली पहला पार्ट है उसमें आप जान सकते हो। उसके बाद में हमने अर्धशुष्क मरुस्थल को पढ़ा था, 4 पार्टों में डिवाइड किया था, 1, 2, 3 और 4। लूणी बेसिन और नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी अंतःप्रवाही क्षेत्र, घग्गर बेसिन। उसके बाद में अरावली को 3 पार्टों में डिवाइड किया था, दक्षिणी, मध्य और उत्तरी। उसके बाद में ये हमारी अरावली खत्म हो जाती है। उसके बाद में मैदान को 3 पार्टों में डिवाइड किया था। ये माही का मैदान, दूसरा बनास या बाणगंगा का मैदान, तीसरा चंबल का मैदान। उसके बाद में पठार को हमने 2 मुख्य प्रदेशों में और 3 गौण प्रदेशों में बांटा था। इस प्रकार से हमने पूरे ओवरऑल अच्छे से अध्ययन कर लिया। अगर आपको और अच्छी जानकारी चाहिए तो आप पिछली कक्षा को देख सकते हैं। आज समय की नज़ाकत को देखते हुए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ में। आज हमारा जो भौतिक प्रदेश था वो अच्छे से पूर्ण हो गया। अब आगे हम किसी नए टॉपिक के साथ में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनके नोट्स बना रहे होंगे तो आपको और बेहतर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा कंटेंट है। इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और जो हमारी बहुत ही जल्द हमारे अंकित सर आपके बीच में जो क्यूज क्लासेज हैं बीएसटीसी के लिए, उनकी टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आपके बीच में सॉल्व कराएंगे और वो सॉल्यूशन आपके लिए इतना मददगार साबित होगा कि आप एक क्वेश्चन के माध्यम से 4, 8 और 10 फैक्ट के बारे में जानेंगे। अगर आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत अच्छा इंप्रूव देखने को मिल जाता है। सिर्फ आप उनके साथ में पूरे टेस्ट सॉल्व कीजिए और आप जो बीएसटीसी का 50 नंबर का जो सामान्य ज्ञान का पार्ट है वो बहुत अच्छा आपका जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल किसी नई कक्षा के साथ में।